आप सभी का सत्य क्लासेस पे स्वागत है। मैं अश्वनी कुमार आपके लिए नियामक ज्यामिति का एक टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आज हम सब नियामक ज्यामिति का एक छोटा सा चैप्टर त्रिभुज का क्षेत्रफल समझेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या क्या दिया हो तो हम फाइंड कर सकते हैं और उससे क्या क्या रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम सब कंसेप्ट के साथ छोटी सी कंसेप्ट है उसके साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सीखेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना अच्छे होंगे उतना बेटर होगा एग्जाम बोर्ड के लिए, क्योंकि एग्जाम बोर्ड करीब आ रखा है। तो हम सब देखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम सब कैसे निकालते हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम क्या करते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में सबसे पहले हम एक त्रिभुज को ड्रा करते हैं और इस शीर्ष का नाम ए, इसको बी और इसको शीर्ष नाम देते हैं। शीर्ष का मतलब है कि जहां दो भुजा एक जगह मिले उसे क्या करता शीर्ष कहते हैं। तो दो भुजा यहाँ भी मिली, यहाँ भी मिली, यहाँ भी मिली, तो इसे शीर्ष हुआ। दो भुजा जहां मिलते उसे क्या कहते हैं शीर्ष। ये हो गए शीर्ष, वर्टेक्स। इसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स है। तो ये जो शीर्ष है, शीर्ष का कुछ है ना कि ये शीर्ष कहाँ है, ये शीर्ष कहाँ है, ये शीर्ष कहाँ है। तो जिसे अगर ग्राफ पर हम पाना चाहें तो मान लें हमने त्रिभुज इस तरीके से कुछ बना, तो क्या ये जो त्रिभुज बना वो कोई ना कोई तो बिंदु पर है, यहाँ कुछ बिंदु पर है, यहाँ से कुछ बिंदु पर है, ये सुनो, यहाँ कुछ बिंदु पर है, यहाँ कुछ बिंदु पर है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है पोजीशन है। नियामक में क्या बोले थे कि ये जो नियामक होते हैं वो पोजीशन को शो करते हैं कि हम वो बिंदु कहाँ है, वो बिंदु कहाँ है। तीनों बिंदु को मैंने मिलाया, तीन बिंदु मैंने लिया, तीनों बिंदु को मिलाया तो मैं एक ट्रायंगल बना। अब उस ट्रायंगल का क्या निकालना है एरिया, कि जो ट्रायंगल फॉर्म्ड हुआ है उसका एरिया क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें बिंदु का पता होना चाहिए, यानी नियामक पता होना चाहिए। तो मैंने माना कि ये x और ये y हो सकता है, क्योंकि नियामक क्या होता है x और y में भी ए भी x और क्या हो सकता है y, ए भी x और y, सब x और y हो गए। अब x और y हो गए तो ये दिक्कत ये नहीं कि x और y हो गए, क्योंकि नियामक तो x और y ही होते हैं। अब हमें समझने में परेशानियों का सामना करना पड़ा कि क्या त्रिभुज के क्षेत्रफल में x y सब ये तो हम क्या करेंगे, किसे क्या समझना है। तो जो मैथमेटिशियन है उन्हें आसान करने के लिए, हम सबको पढ़ने के लिए आसान करने के लिए मैथमेटिशियन ने बहुत सिंपल लॉजिक लगाया कि आप किसी को 1 मान लीजिए, किसी को 2 मान लीजिए, किसी को 3 मान लीजिए, बस एक ऑर्डर से पालन कीजिए ना, एक ऑर्डर से फॉलो उसे कीजिए, आपका ट्रायंगल का एरिया जो होगा क्या होगा निकल जाएगा, नहीं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 3 शीर्ष लिया और 3 शीर्ष का मैंने नामकरण कर दिया। तो मैंने मान लिया ए जो है फर्स्ट है, बी जो है क्या है सेकेंड है, और सी जो है वो तीसरा है यानी थर्ड है। तो x1, y1, x2, y2, x3, y3 मैंने लिया। अब निकालना त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो अगर 1/2 गुने आधार और गुना अगर ऊंचाई निकाल लिया जाए, ऐसे नो तो हो जाएगा। यानी ऊंचाई और ये आधार निकाले तो दो आपको फॉर्मूला ना, दो बिंदु दे रखा है तो दो बिंदु से बीच की दूरी आपको निकालनी आती है, ऐसा नो। तो अब त्रिभुज का आधार तो निकाल सकते हैं। तो उसी तरीके से हम नियामक में पढ़ना जानते हैं कि त्रिभुज का 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई तो होते हैं। या तो दूसरी तरीका ये है कि आप तीनों साइड को फाइंड कर लीजिए, ये आ गए 2 3 4 या 3 4 5 कुछ भी आ गए। दूरी सूत्र से आप भुजा की दूरी ज्ञात कर सकते हैं ना। जब आप कर लीजिएगा तो फिर हेरोन सूत्र से आप निकाल सकते हैं कि अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो आप हेरोन सूत्र का भी फॉर्मूला के यूज कर सकते हैं, बट वो लंबा एक प्रोसेस है। पहले आप दूरी सूत्र से सबकी दूरी निकालिएगा, बीच बीच की दूरी, बीच बीच की दूरी, फिर बीच बीच की दूरी निकालने के बाद आप फिर एस निकालिएगा, जिसे हम सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, यानी अर्ध परिमाप बोलते हैं। फिर वहां से एरिया निकालिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंदर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। उतना टाइम करने में पता चला कि जो हमारे कंपेटिटिव हैं, जो कंपटीशन में हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो हमसे कई क्वेश्चन आगे निकल गए। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बिहार बोर्ड भी एक कंपटीशन हो गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया है। अब कितना बना सकते, कितना कम समय में बना सकते, वो आप पे डिपेंड करता है। तो
आगे सोचिए कि साथ साथ चले तो बहुत अच्छा है, बगल वाले क्वेश्चन का अगर साथ साथ चल रहे हैं, कम समय में हम भी तैयारी कर रहे हैं तो अच्छा है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालना जाने, त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत सिंपल उन्होंने बताया कि है ना, क्या करना है कि 1/2 तो आपको लेना ही है। अब आपको ये दूरी तो पता नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, x1 को एक साथ पहले x को पकड़ लीजिए, x को पकड़िए, x वाले घर को यानी पहला घर को आप पकड़िए, तो आपको क्या दिख रहा है, दूसरा घर और तीसरा घर, दूसरा घर और तीसरा घर। अब कुछ मत कीजिए, इस क्रम में आप सिर्फ चलते रहिए, a से b आइए, b से c जाइए और c से a जाइए, घड़ी के विपरीत दिशा में चलिए। अच्छा, एक रूल होता है ना घड़ी की विपरीत दिशा में चलना, a से b के आइए, b से c आइए, c से a जाइए। तो जब x1 को हमने पकड़ा तो बोला x अक्ष को मैंने क्या किया, पकड़ लिया, आधार को क्या किया, मैंने पकड़ लिया। अब बाय जो क्या होता है, हाइट होता है, क्या होता है, हाइट यानी ऊंचाई। ये क्या है, बाय है ना, मैंने x को पकड़ लिया है यानी आधार पकड़ लिया, x को मैंने पकड़ लिया तो क्या पकड़ लिया, आधार। अब किसको पकड़ना, ऊंचाई को। तो जब ऊंचाई को पकड़ना है, 1/2 आधार को ऊंचाई होता है, 1/2 तो सब में लगा है। अब मैंने आधार को पकड़ा ऊंचाई पकड़ने के लिए, ये जो ऊंचाई है ध्यान से देखना, यहाँ बाय मान लेते ये बाय2 है और ये बाय3 है, तो क्या हुआ, ये दोनों के बीच की दूरी घटा देंगे हम, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से ऊंचाई। तो क्या करेंगे, मैंने जब इससे झाँका तो बाय2 में बाय3 यानी जो घटाने की बात आएगी तो बाय वाले अक्ष को दूरी को हम घटा देंगे, यानी बाय2 माइनस बाय3। अब क्या करते हैं, प्लस x1 को तो मैंने पकड़ा क्योंकि एक आधार पकड़ा, अब क्या पकड़ते हैं, x2 वाले आधार को, यानी x2 वाले आधार को हम पकड़ते हैं। जब मैंने x2 वाले को पकड़ा तो क्या बोला, 20 से c। अब देखिए क्या दिख रहा है, c a, ये दोनों बचा हुआ है। तो अब देखिए बाय क्या है, हाइट तो ये है ना बाय, तो बाय में से बाय वाले घटाएंगे, यानी बाय3 में बाय1 घट जाएगा, ऐसा नो, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख रहे हैं प्लस। अब किसको पकड़ेगा कि x3 को, यानी x को आपको बाहर रखना है। इससे जहाँ पे क्या दिख रहा, फिर क्रम है ना, बाय1 से बाय2, तो y1 से बाय2, अंत में क्या लगा देंगे, मॉड। मॉड इसलिए लगाया जाता है, सब शॉर्ट में लिखे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुने मॉड, 1/2 गुने मॉड। अब बताइए आप, मॉड x1 को पहले पकड़े, ध्यान से लिखना सीखे, x1 को मैंने पकड़ा, x1 को मैंने पकड़ा, अब क्या घटाना है, पकड़ लिया तो क्या बचा, बाय और बाय3, तो y2 माइनस बाय3 प्लस मैंने अब x2 को पकड़ा, एकाएक x को पकड़ना है तीनों से। अब मैंने इसे सीखा तो बाय3 माइनस बाय1, तो y3 माइनस बाय1, अब ने x3 को पकड़ा तो बाय1 में से बाय2 को घटा दिया और अंत में क्या लगा दिया, मॉड। मॉड क्या है हमने बताया था बहुत सारी वीडियो में, द्विघात में भी बताया कि मॉड एक ऐसी है ना प्रॉपर्टी है मैथमेटिशियन की, मॉड, जो सभी ऋणात्मक संख्याओं को धनात्मक करने की क्षमता रखती है। मैंने उस दिन ये भी बताया था कि मनुष्य को प्रवृत्ति में या प्रॉपर्टी में ऐसा होना चाहिए कि कोई अगर गरीब है या कोई ऋण में है, थोड़ी बहुत हेल्प करके उससे क्या कर दिया जाए, कुछ कोशिश किया जाए कि वो धनवान बन जाए, तो बहुत अच्छा गुण होता। ऐसा भी बेकार ही होना, ये भी गुण होना थोड़ा बेकार ही है, वरना फिर सब भिखारी बन जाते हैं, क्योंकि भाई मोड जो आ रहा है दुनिया में धनात्मक कर रहा है कि नहीं। तो मोड की तरह आदमी होना अच्छी बात है, बट ना ही हो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि फिर आलसी हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने त्रिभुज का क्या क्या क्षेत्रफल निकाला। यहीं पे आप एक चीज समझ लीजिए कि जो केंद्रक हम सब निकालते हैं, केंद्रक का जो फॉर्मूला आता है हमारी लाइफ में, अभी सिद्ध तो हम नहीं करेंगे कि कैसा था, बट लॉजिकल समझा देते हैं कि क्या होती है उस दुनिया में। देखिए ये फॉर्मूला ऐसे आपको फॉर्मूला पे बेस प्रॉब्लम पूछते रहते हैं, आप टेंशन ना लीजिए। कभी कभी इसमें बेस प्रॉब्लम क्या पूछते हैं, मैं ना इसे थोड़ा सा इंटरचेंज करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद मैं लिखता हूँ कि जो x1 x2 बाय2 जो भी दुनिया में आपकी दिख रही है, वो फॉर्मूला इस तरीका से नहीं पूछते बैठ के। मैथमेटिशियन है ना, और जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं थोड़ा तो कुछ तो अलग सोचते होंगे हम सब के अपेक्षा। हम सब जो सोचते हैं उनसे कुछ तो अलग वो सोचते हैं। वो क्या करते हैं ना कि जो बिंदु x1 y1 x2 बाय2 x3 बाय3 हम सब जो मान के चलते हैं हमेशा, और फॉर्मूला का क्या करते हैं
है ना, ड्रा करते हैं, वो क्या करते हैं ना कि ऐसा नहीं मान के वो चलते, वो दुनिया कुछ और मान लेते हैं। वो कहते हैं कि चलिए भाई, मेरे पास जो एक ए है, बी है, सी है और डी है, और एक बिंदु ई और क्या है, एफ है। देखिए मैथ है, कुछ भी मान सकते हैं, बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि किसे पकड़ना और किसे घटाना है, किसे पकड़ना और किसे घटाना है, बस। अब बता रहे हैं कि बताइए तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, अब बताइए जरा। तो कौन सी बड़ी बात है, अब क्षेत्रफल हम निकालेंगे। मैंने क्या बोला, एक्स को पकड़ना, एक्स क्या होता है, पहले वाला, तो पहले वाले को मैंने पकड़ा, और ये जो इसमें एक्स है, ये एक्स की जगह क्या है, ए, तो मैंने इसे पकड़ा, यानी ए को पकड़ा, तो 1/2 गुने मॉड, उसके बाद ए को मैंने क्या किया, पकड़ लिया, यानी अब ब्रैकेट। इसको मैंने जब पकड़ा तो मैंने क्या बोला था, बाय को घटाना है, बाय इसमें डी है और इसमें एफ है, तो डी में से क्या करेंगे, एफ, क्रम से ही घटाना है आपको, डी में से क्या घट गया, एफ, प्लस ए को पकड़ा, अब इसमें कौन है, सी, ऐसा नो, सी क्या है, एक्स, तो मैंने अब सी को पकड़ा, सी को जब मैंने पकड़ा तो बाय को घटाना, तो एफ में से कौन घटेगा, बी, तो एफ में से क्या घटाएंगे, बी, प्लस अब किसको पकड़ेंगे, ई को, तो ई को मैंने पकड़ा, और ई को पकड़ने के बाद किसको घटाएंगे, बी में से डी को, तो बी में से किसे घटा दिए, डी को। अब इसके अंत में क्या लगा दिए, मॉड। ये हो गया हमारा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, 1/2 इंटू ए, यानी मॉड ए, डी में से एफ घटाएंगे, प्लस सी इंटू बी, एफ माइनस बी, प्लस सी इंटू बी माइनस टी। ये क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। कब, जब त्रिभुज का शीर्ष ए कोमा बी, सी कोमा डी और ई कोमा एफ है, तब। ये कब है ना, क्वेश्चन समझ के, ये फॉर्मूला कब है, जब त्रिभुज का नियामक x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो, तब ये क्वेश्चन। अब एक छोटी सी लॉजिकली क्वेश्चन करते हुए चलते हैं, उसके बाद तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। मान लेते हैं कि यहाँ पे शायद है ना कुछ नियामक दिए हुए हैं, 2 4 कुछ भी दे रखे, 1 5 3 है ना 6 मान, कुछ भी मान लेते। अब बोलता, अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल के दिखाइए, ए बी सी का क्षेत्रफल। और अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूछ दिया है तो उतना टाइम है भी नहीं, डायरेक्ट भी करना जानिए, 1/2 गुने मॉड। अब सोचिए किसे पकड़ना है, एक्स को पकड़ना है, तो पहले मैंने 2 को पकड़ा, बाहर किया, और बाय को घटाना है, इसको पहले पकड़ा, तो क्या क्या दिखा बाय में, एक बाय में 5 दिखा और एक बाय में 6 दिखा, क्योंकि बाय बाद वाले होते हैं ना, तो 5 में से किसे घटाना, 6। हाँ, ये नहीं कि आप 6 में से घटा दीजिएगा, नहीं, 5 में से ही किसे घटाना है, 6 को, प्लस अगर मैंने 1 को पकड़ा, 1 को ऐसा नो, तो क्या दिखा, 6 में से क्या घटा है, 4, तो 6 में से क्या घटा, 4, प्लस अब मैंने 3 को पकड़ा, तो 3 को गुने 2 में से क्या घटाएंगे, 5, सॉरी 4 में से क्या घटाएंगे, 5, अंत में क्या करते हैं, मॉड। अब होगा 1/2 इंटू 2 गुने -1, अब माइनस आ गया तो दुनिया में क्या देंगे, ब्रैकेट। मैथमेटिशियन तब आसान बनता है जब आपको कैलकुलेशन करने की, है ना, नियम का पता, रूल, बड़वास जो है ना आपको, तो बहुत बेटर है, तो मैथ में आप जल्दी नहीं अटकेंगे। प्लस 1 इंटू 2 ब्रैकेट यूज कर लीजिए, 3 इंटू -1, ऐसे नो, 1/2 इंटू 2 हो गया माइनस का, प्लस का 2 हो गया, और माइनस का 3 हो गया, ये तो बेचारे घट के क्या हो गया, 0। 1/2 इंटू मॉड -3, मैंने अभी बता रहा था कि माइनस जो है खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ मॉड है। अब मॉड यही तो काम करता है, इसको नहीं कुछ मात्रक है तो वर्ग है, इकाई लिखते हैं, नहीं कुछ मात्रक तो यूनिट बोलते हैं, और क्षेत्रफल है तो वर्ग निकलेगा, यानी 3/2 वर्ग इकाई या 1.5 वर्ग इकाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आता है। कोई जरूरी नहीं है कि नियामक बहुत अच्छा दिया हो, बहुत तेरे भी दे देते हैं, कभी पूर्णांक में दे देते हैं, कभी रूट में डाल देंगे और उसे झूठ मूठ हल करने बोल देंगे, कौन सी बड़ी बात है, नहीं समझे, देखते हैं। हमें लगता है कि यहाँ पे रूट वाली बातें नहीं समझे, समझाते हैं। कोई जरूरी तो नहीं है कि ये जो है नियामक जो शीर्ष है
वो कुछ अच्छा दे, कुछ तो दे सकता है ना, ऐसा थोड़ी ना है 1√4 दे सकता है आपको। आपको जज करेगा वो, ऐसा नहीं कि वो हार्ड देगा, जज करना चाहेगा वो यहाँ दे देगा √4, √9, यहाँ दे देगा आपको √16, √25। अब इस तरीके से आपको क्या दे रखा है, नियामक। अब क्या करना है, फर्स्ट रूल, इस बिंदु को पहले हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सिंपल करेंगे, हल करेंगे। क्या इसका हल है? अगर हल है तो दुनिया आसान है, अगर हल है तो करके देख लेते एक बार। ऐसे है, अब कॉस है, मैथमेटिशियन इतने तो है नहीं, अगर नहीं कि नहीं का हल है तो वो ऐसे ही आंसर होंगे 1/2 रूट मॉड में, ये में घटा के रूट में जो हो जाए। मैंने इससे निकाला था 1/4 का क्या निकलता है 2, यानी 1, ये 2 लिखा था, ये 3,9 लिखा, सॉरी 2,9 लिखा, ओहो सॉरी, ये 2,3 लिखा था, बिकॉज क्योंकि ये 4 का स्क्वायर रूट किसका है, वर्गमूल किसका है, 2 का, ये किसका है 3 का। आपको पता हुआ तो ये 4 का और ये 5 का, ये देखिए है ना। तो कभी कभी प्रॉब्लम ऐसे आपको छिड़खानियां करती है, तो प्रॉब्लम से डरना नहीं है, प्रॉब्लम का डट का सामना करना है, समझे ना। ये नहीं कि प्रॉब्लम से हम डट के सामना नहीं कर रहे, डर गए पहले ही। जब आगे बढ़ते हैं थोड़ी, अगर रास्ता मुश्किल हो शुरुआत में, इसका मतलब आगे दुनिया बहुत आसान होने वाली है। दुनिया शुरू में ही अगर बहुत आसान हो रही है, इसका मतलब आगे उलझने वाले हैं हम लाइफ में और इस मैथ में भी। इसलिए जो दुनिया थोड़ी हार्ड शुरू में दिखे ना, उससे थोड़ा टाइम देके, ज्यादा नहीं मैं कहूंगा, बट थोड़ा टाइम देके उसे देख लीजिए कि क्या हम हल कर पा रहे हैं। नहीं हल कर पा रहे हैं तो आप आगे बढ़ जाइए, बट एक बार जरूर देख लीजिए कि हाँ, ऐसा नहीं कि रूट देखे और यहाँ से हट गए, क्या होगा ही नहीं हमसे। तो ये दुनिया आसान होती है। अब हम सब चलते हैं थोड़ी अगले टॉपिक पर लेते हैं, टॉपिक पहले जान ले, फिर हम क्वेश्चन करते रहेंगे। अब मान लेते हैं कि हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हो गया, त्रिभुज के क्षेत्रफल से कुछ रिलेटेड जो संबंध है हम उससे दिखाते हैं। जैसे ये सी है, मैंने इसका नियामक मान लेता हूं x1/1, x2/2, x3/3। त्रिभुज में एक रूल्स है जो हो, किसी त्रिभुज का भी लिख सकते हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, कब जब नियामक दिया हो तब 1/2 इंटू मॉड x1 को आप पकड़ के चलिएगा तो बाय2 में से बाय3, देखिए जिसको हम पकड़ के चलेंगे ना वो x1 और x2, तो नहीं समझे, तीनों आएगा 1 1 2 1 2 3। बस अंतर यही है कि अगर x को 1 लिया तो बाकी को अल्टरनेट लेना है। पर सब x2 को पकड़ लिया आप तो 3 में से कौन घटेगा 1, इससे भी याद रख लीजिए आप। x3 में देखिए 1 2 3 है ना, 3 अब ले लिया तो क्या आएगा, अब बाय1 में से तो ही गया। अब क्या होगा, जब मैंने 3 पकड़ा तो बाय1 में से कौन घटेगा बाय2, ऐसे नो, यहाँ क्या था x2, 5, ये हमारी थी। और अंत में क्या करना है आपको, बोर्ड लगा के रखना है भाई। ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल था। यहाँ पे कहा जाता है कि यदि हम ऐसा कुछ सोचे, पहले साइंटिस्ट दे देना सोचते कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर दिया जाए, है ना, 0 हो जाए तो क्या यह त्रिभुज संभव है या नहीं, है ना। कारण बताए, कारण बताए। साइंटिस्टों के, मैथमेटिशियन के माइंड में और साइंटिस्टों के माइंड में ना हमेशा कुछ कुछ चलते रहता है, क्यों ऐसा हो रहा है, आखिर हो रहा है तो क्यों ऐसा हो रहा है। तो एक मैथमेटिशियन थे, बोले कि चलो त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ भी छोटा पार ले, बड़ा पार ले, कुछ भी हो सकता है, 0.1 हो जाए, 0.2 हो जाए, 0 हो जाए। क्या कभी ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि 0 हो जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए 0 हो जाए। तो मैथमेटिशियन का सोचा हुआ
कभी गलत तो हो नहीं सकता, कभी गलत हो भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, बट लगे तो रहते हैं हमेशा। उन्होंने ऐसे कंडीशन रखी कि त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल 0 हो तो वो कैसा दिखेगा, है ना, त्रिभुज जो है वो किस शेप का दिखेगा। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल को 0 करना वो चाहे, ध्यान समझिएगा, हमारे पास ना एक बड़ी रस्सी है, एक बड़ी थोड़ी सी, जहां तक मेरे दोनों हाथ को इक्वल कर सकते हैं, और मैंने उसमें 3 गांठ लगाई है, एक इधर एक इधर एक बीच में। मैंने कितने गांठ लगाए? 3 गांठ। 3 गांठ पे लगाने के बाद मैंने उसे क्या किया ना, कहीं रख के ना एक ट्रायंगल का शेप दिया, क्योंकि मैंने जानता हूं ये मैंने 3 गांठ दिए, एक गांठ यहाँ दिया, एक गांठ यहाँ दिया, एक गांठ को ऐसे है ना जमीन पे रख के ट्रायंगल का आकार दे दिया उसे। इसका क्षेत्रफल कुछ तो है, ऑफकोर्स है। अब मैंने क्या किया ना कि सोचा कि मैंने इसका क्षेत्रफल 0 हो जाए, इसलिए मैंने इस दोनों जो डोर का जो गांठ है जो नीचे जमीन पर है ना, जो दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, जिसे मुझे समझा रहे, इसको इस दिशा में और इसको इस दिशा में मैंने एक दूसरे का ऑपोजिट दिशा में खींचना शुरू किया। तो अब क्या देखें, ये धीरे धीरे पॉइंट कहाँ आ रहा था, नीचे 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 आ रहा था, नीचे आ रहा था। नीचे आते आते एक समय ऐसा आया कि जो यहाँ था और ये जो यहाँ था, ध्यान समझिएगा, बड़ा अच्छा है, यहाँ था और यहाँ था, इसका नाम रखते हैं ए बी सी। अगर ये यहाँ बी यहाँ सी यहाँ था, तो मैंने जब खींचा तो सी यहाँ आ गया और बी यहाँ आ गया, और बाद में पता चला कि ये जो है ए यहाँ आ गया। खींचते खींचते एक लाइन बन गई, 3 रस्सी तो थी, मैंने तो सिर्फ ट्रायंगल का रूप दिया था। तो पता चला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 करना है ना सोचे हम, तो वो एक लाइन बन जाती है। क्या बन जाती है? लाइन। और लाइन का एरिया होता ही नहीं है। लाइन के बारे में मैंने क्या पढ़ा है, रेखा के बारे में मैंने क्या पढ़ा है, एक अनंत लंबाई की पतली लाइन है एकदम ना, बहुत पतली, जिसका एरिया नहीं मान सकते हम, जिसका मतलब मोटाई होता ही नहीं, और एरिया के लिए लेंथ इनटू ब्रेथ चाहिए, लंबाई गुने चौड़ाई। किसी भी चीज का क्षेत्रफल अगर लंबाई चौड़ाई का आकार का हो तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। इसमें लंबाई तो है अनंत, रेखा है या रेखाखंड है, अगर मान ले तो लिमिट लंबाई तो है। अगर रेखाखंड है तो लिमिट लंबाई यानी निश्चित लंबाई है, रेखा मान ले तो अनलिमिट है। लंबाई है बट क्या चौड़ाई है? नहीं, क्योंकि हम इसे ऐसे भी तो बना सकते थे जो पता भी ना चले। इसीलिए इसका क्षेत्रफल क्या बताया गया? 0। जब ये तीनों बिंदु को देखा गया तो देखा गया यह कंडीशन तब होगा जब तीनों त्रिभुज के तीनों शीर्ष, ये तब होगा जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष एक रेखा या रेखाखंड लिख देते हैं ना, या करके रेखाखंड, तीनों शीर्ष एक रेखा या रेखाखंड परिस्थित होगी। ये तभी संभव है जब क्षेत्रफल क्या हो जाए? 0। नहीं समझे? तो ये संभव ही तभी था जब त्रिभुज के क्षेत्रफल तीनों क्या हो जाए? एक रेखा पर हो जाए। और हमने पढ़ क्या है कि जब 1, 2 या 2 से अधिक, क्योंकि 1 लिख नहीं सकते और 2 होगा नहीं, 2 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, त्रिभुज इसलिए 3 है। हम तो भुजंढे लिखाया था कि 1, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 और अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वह बिंदु संरेखी कहलाती है, होगी। संरेखी का मतलब क्या है? एक रेखा समान रेखा पर होनी चाहिए, हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 3 शीर्ष दिए हुए हैं, 3 बिंदु दिए हुए हैं, तो अब क्या कर सकते हैं कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो संरेख होने का शर्त याद रखिएगा, दूसरा संरेख होने का शर्त त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 0। अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया, निकालते हल करते
अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया, कब निकालते निकालते नहीं हल किए, फॉर्मूला पे रखा और हल करते करते क्या गया 0, तब हम समझते हैं कि वो तीनों बिंदु जो थी वो एक ही रेखा पर थी, और एक ही रेखा पर होने के कारण कैसे शर्त पालन करेगी, संरेखित शर्त पालन करेगी। तो वो जब तीन, हमने पढ़ा है कि 2 या 2 से अधिक बिंदु है, जब एक रेखा पर स्थित हो तो उसे क्या बोलते हैं, हम संरेखी बिंदु बोलते हैं। तो तीनों बिंदु तो एक लाइन पर आ गए, तभी तो त्रिभुज क्षेत्रफल क्या हो गया 0। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो वो तीनों शीर्ष का जो बिंदु का नियामक है वो क्या हो जाएंगे, संरेखी। क्या हो जाएंगे, संरेखी। ये कंडीशन था। एक और है कि मान लेते हैं, अब इसे डिलीट करते हैं, उसके बाद लिखते हैं ना, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए। नोट्स अपने तरीका से बनाइए, नोट्स हमारे तरीका से नहीं। आप हमने जो आपको बात, हमने जो लिखा वो जरूरी नहीं कि वो आप अपनी या मेरी बात को ही कॉपी करें, नहीं, आप अपने तरीके से हमारी बात को समझकर नोट्स बनाएं, बहुत बेटर है। हमारे नोट्स क्या है, आज कुछ लिख रहे हैं कल कुछ, रटा रटा थोड़ी ना है कि एक ही लाइन लिखते रहेंगे, नहीं। तो आप भी इस कंसेप्ट को समझिए, उसके बाद अपनी तरीके से नोट्स बनाइए कि हाँ 3 बिंदु अगर एक रेखा पर हो या तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो सकता है। इसके पहले मैंने क्या पढ़ा कि 3 बिंदु अगर संरेख हो तो बीच बीच की छोटी छोटी जो दूरी आती है वो बड़ी के योग के बराबर होते हैं, छोटी के है ना, छोटे छोटे को जोड़ने पर बड़ी के बराबर होती है। वो दोनों एक बात तरीके, त्रिभुज के क्षेत्रफल के हिसाब से, वो दूरी के हिसाब से। तो आप अपने नोट्स अपने तरीकों से बनाए। केंद्रक का, केंद्रक से पहले हम जानते हैं कि अगर कोई कोण का समद्विभाजक आ रहा हो, कोण को काटते हुए, और वो साइड को भी काट रहा हो, भुजा को भी, कोण को भी और भुजा को भी, कोण को भी और भुजा को भी, तो जिस बिंदु पर ये मिलता है, समझे ना, कि जिस बिंदु पर ये मिलता है तीनों लाइनें, वो ही त्रिभुज का सेंट्रॉइड कहलाता है, केंद्रक कहलाता है, जिसे हम जी लिखते हैं, केंद्रक। कौन सा द्विभाजक और वो भुजा पर आती है, तीनों को जब आपस में बस करके मिलाते हैं तो जिस बिंदु पर ये तीनों मिलते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, हम केंद्रक कहते हैं। और ये जो लाइन है जो केंद्रक पर मिलती है, तीनों लाइनें एंगल से साइड को मिलाने वाली, एंगल और साइड को मिलाने वाली जो लाइन है, रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है, जो जिस बिंदु पर मिलती है ना, वो बिंदु कोण की तरफ 2 और है ना भुजा की तरफ 1 अनुपात में बांटती। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये मेरा, मैंने ये बोला ये एंगल है ए, ये बी और ये सी, ये भुजा को 2 बराबर भाग में बांटती। ये क्या मध्य बिंदु नहीं हुआ, ये मध्य बिंदु हो गया, ऐसा ना। अगर ये मध्य बिंदु है तो ये x2, y2 है, ये x3, y3 है, तो क्या d का नियामक हमें नहीं लिखना था, ऑफकोर्स लिखना था। x वाले को एक साथ जोड़ के बटा में 2 और y वाले को y साथ जोड़ के बटा में 2। मध्य बिंदु का नियामक मैंने यही सिखाया था कि मध्य बिंदु जब 2 बिंदुओं की निकालने की रहे तो x वाले को एक साथ, y वाले को y एक साथ। अब मध्य का मतलब बच्चों बेचारे 2 से बंटवारा, 2 से भागा देते हैं। और मैंने क्या बोला कि मान लीजिए ये सेंट्रॉइड है हमारा, क्या है सेंट्रॉइड, तो कोण की तरफ से 2 भाग बांटता है और भुजा की तरफ में 1 भाग बांटता है। ये 2 भाग में बांटता है और इसे 1 भाग में बांटता है। तो क्या आप समझ सकते हैं छोटी सी बात को लेकर कि क्या ये जो सेंटर है, अगर हम इसे डिलीट कर दें, और यहाँ पे नियामक तो आपको ऑलरेडी पता है x1, y1, ऐसा ना, क्या हम इसे ऑलरेडी डिलीट कर दें, ये सब ट्रायंगल को अगर हटा के समझे थोड़ी सी के लिए, थोड़ी सी, तो क्या फील कर पा रहे हैं ये एक लाइन है ए और ये क्या है डी, जो दोनों का नियामक पता है ऑलरेडी, x1, y1, और इसका x2 प्लस x3 बटा में 2 और y2 प्लस y3 बटा में 2 बिंदु पता है ऑलरेडी। और ये के सेंटर G है जो इधर से 2 है और इधर से 1 है। क्या हम इसे m और इसे m मान के चल सकते हैं, अंतर विभाजन, ऐसा नो।
जब हम अंतःविभाजन मान के चलते हैं तो त्रिभुज का जो केंद्रक आता है, त्रिभुज का क्या आता है, केंद्रक। देखिए हमें उतना टाइम नहीं है, कभी जब पूरा बेसिक से चलेगी क्लास है तो उसमें करके दिखाएंगे क्या होता है, दूर वाले को दूर से और पास वाले को, सॉरी इस दूर वाले को इस दूर से, ऐसा ना मल्टीपल, फिर m प्लस n को जोड़ते हैं 2 + 1 3 से डिवाइड। नीचे में क्या रहा, 2 1 3, यही फॉर्मूला है ना कि दूर वाले को दूर से, तो नीचे में क्या है m + n, ये तो होता है अंतःविभाजन, यानी 2 1 3। तो हमने जब इसे हल करने पर पाया तो देखते हैं x1 + x2 + x3 बटा हम कौन दुनिया आ रहा है 3 का, और बटा में इसका भी क्या आएगा 3 का y1 + y2 + y3। ये हो गया केंद्रक का क्या चीज, नियामक। नियामक के 3 साइन होते हैं। तो केंद्रक का अगर नियामक लिखना हो, जिसे त्रिभुज का क्या लिखना हो, केंद्रक का नियामक याद रखिएगा, एंगल की तरफ से 2 भाग में बांटता है और भुजा की तरफ 1 भाग में बांटता है, 2:1 में, 2:1 में बांटते है ना। कोण और भुजा की समद्विभाजक जो है, जो सेंटर पर मिलती है, वो सेंटर पर उस है ना, उस बिंदु जो बिंदु सी है, जो सेंटर है, जो केंद्रक है, वो 2:1 में बांटती है। तो केंद्रक का फॉर्मूला याद रखिएगा कि बाएं वाला को बाएं के साथ जोड़ते हैं और एक्स वाले को एक्स के साथ जोड़ते हैं। त्रिभुज में 3 होते हैं, इसलिए x1 x2 x3 बटा में 3, y1 + y2 + y3 बटा में 3, ऐसा ना। ये है हमारे केंद्रक, सेंट्रॉइड। बिहार बोर्ड या कोई भी 10th क्लास के बोर्ड में अभी तक इतना ही पढ़ने को दिया गया है, सेंटर तक का। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, देखते हैं। मेरे मन में एक छोटी सी टॉपिक है जो थोड़ा अच्छा है, बट मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से मुझसे वो टॉपिक छूटी है। मैं सोच रहा हूँ सबसे लास्ट में वो टॉपिक के नई टॉपिक के साथ साथ एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आपको बताऊं कि वो क्वेश्चन क्या थी जो छूटी है। क्या पता आपका बोर्ड जो है इस बार पूछ बैठे। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बट थोड़ी सी छूट गई है, वो मुझसे गलती हुई है। और आप सब कमेंट में नहीं बताएं कि सर ये टॉपिक छुट्टी है, वो आपसे बोल रही है। तो आप हम कहाँ गलती करते हैं, आप मुझे बताया करिए कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, तभी तो हम सुधरेंगे। अगर आप दूसरे से बताएंगे तो वो दूसरे को क्या कहेंगे, मजाक क्यों उड़ाएंगे ना। तो जो गलतियां मेरी है वो मुझसे शेयर कीजिए, मुझे सुधरना है, किसी और को नहीं सुधरना है। जो गलतियां उनकी है वो उनसे शेयर कीजिए, क्योंकि सुधरना उन्हें है। तो जो फॉल्ट होती है थोड़ी बहुत कि हाँ यहाँ दिक्कत हो रहा है सर, ये चीज नहीं छोड़ दी, आपने ये नहीं बताया सर, तो वो हम देख लेंगे। ये नहीं कि किसी और से बोले तो क्या वो आपको प्रॉब्लम हल कर रहा है, नहीं। तो जो गलतियां मुझ में, जो खामियां मुझ में, मैं खुद भी कोशिश करता हूँ ढूंढने की कि मैंने कहाँ गलतियां की, बट बहुत सारी गलतियां खुद भी को ढूंढने पर भी नहीं मिलती, क्योंकि कुछ गलतियां जो होती है वो दूसरा कोई दिख सकती है, अपने आप को नहीं दिख सकती है। तो उस गलती पर ना फोकस करिए और मुझे कमेंट करिए कि सर आपने ये गलतियां की हैं। वो जो मेरे खामियों को पहचान सके वो मेरा सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। जो मेरे खामियों को छिपा रहे हैं वो सबसे गंदे दोस्त होते हैं। तो खामियों को हमेशा सामने रखने वाला एक सच्चा मित्र होता है। जैसे कर्ण थे, वो खामियों को बता देते थे कि दुर्योधन यहाँ पे आपने गलती किया है, तो एक सच्चा मित्र थे। अब आजकल तो पता नहीं हर खामियों को छिपा लिया जाता है और आगे जाके हम सब क्या होते हैं, अपने गलत रास्ते पे चल बैठते हैं। अगर हमारी खामियों को शेयर करते, माँ बाप से बता देते कुछ ऐसी खामियां जो कि काम करती, तो शायद हमारी लक्ष्य जो है या जो डायरेक्शन है चलने की दिशा वो बेटर होती, और इतना रट्टाफिकेशन करके पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। हर चीज समझ में आता है और हर चीज समझ से पढ़ते हैं। तो हम सब जो टॉपिक छुट्टी है वो देखते हैं क्या है हमारी टॉपिक। हमारी टॉपिक ये छुट्टी है कि अगर मान लीजिए 2 बिंदु है, 2 बिंदु के एक अन्य बिंदु C 2:1 में विभाजित करती है या जैसे भी करती है ना। सिंपल सी क्वेश्चन ले रहा हूं, पहले हम सीधा समझेंगे, फिर हम उसी को उल्टा करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको भी फील हो कि हाँ ये ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है। क्योंकि मैंने बोला है ना, मैथ को फील की तरह समझिए और फिजिक्स को मस्त है जिंदगी, क्योंकि ये दोनों समझने वाली बहुत अच्छी चीज, और एक बायो भी समझने वाली बहुत अच्छी चीज है। ऐसे तो हर चीज समझ कर पढ़िए तो
किसी चीज को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट को आप अगर समझ से पढ़ रहे हैं, उसके बेसिक पार्ट को जान कर पढ़ रहे हैं, तो ये हिस्ट्री क्या है? कहानी है। कहानी को आप दादा दादी से ऐसे भी सुनते हैं, तो क्या कहानी भूल जाते हैं? नहीं ना। डेट भूल सकते हैं हम पल भर के लिए कि किस डेट को था, कहानी को तो याद रख सकते हैं। पल भर के लिए नाम भूल सकते हैं कुछ समय के लिए, कि 2 बार पढ़ लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, 1-2 बार पढ़ लेंगे भाई टाइम निकाल के। अब जो पढ़ना ही नहीं चाहता उनकी तो बात ही अलग होती है। मैंने 2 बिंदु लिया, इसका न्यामक लेते हैं, क्वेश्चन से चलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, ये 2 है या 3 है, और इससे मान लेते हैं 4 और हमारे लाइफ में 5। और मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूं, इससे मैं क्या कर रहा हूं ना, कि इसे 2:1 में बांट रहा हूं, समझने के। एक अच्छी क्वेश्चन है, और मैंने क्या भी दिया है, अंतःविभाजन है। मैंने क्या कर दिया, अंतःविभाजन। और ये सी है, तो सी का नियामक आपसे पूछ दिया कि x और y व्हाट, सी का नियामक क्या है, व्हाट बताइए। तो आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है कि दूर वाले को दूर के साथ, तो ये तो पास में है गोतिया, यानी 2 जाएगा इधर वाला उधर चल जाएगा, इधर वाला उधर, 2 जाएगा 4 के पास, 1 आ जाएंगे इस 2 के पास, ऐसा ना, इस तरीके से बटा में दोनों जुटेंगे, कॉमा ये आएंगे। अब ये हटेंगे x की दुनिया से, और ये y की दुनिया आएंगे। अब क्या आएंगे, y की दुनिया, तो ये जाएंगे 2 गुने 5 होने, और ये आएंगे 1 गुने 3 होने, ऐसा नो। और ये सॉरी, अभी 2 + 1 तो कर ले। सी का अगर नियामक निकालना ही चाह रहे हैं तो 8 + 2/3, 10 + 3/3, मिला जुला के 10/3, 13/3, ऐसे ना। ये थोड़ा डिफिकल्ट आया है, कुछ नॉर्मल चीज आते तो बेटर होता है मेरे लिए, अब समझने के लिए, आपके लिए भी, बट कोई नहीं। आपने नियामक क्या निकाला, 10,3 और 13,3, लिख के चलते। मैंने जब सी का नियामक निकाला, ये बिंदु सी है, मैंने इसका निकाला तो 10/3 और 13 क्या आया, 3 आया, ऐसे नो। अब आपसे क्वेश्चन क्या करती है, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन को आपको सुनना, हम लिख नहीं रहे, क्वेश्चन को सुना रहे हैं, फिर क्वेश्चन रहेगा तो हम लिखेंगे उससे। ये तो अपने से लिया हुआ क्वेश्चन है कुछ भी। अब आपसे पूछता है ना कि आपको 2 बिंदु दिया हुआ है, और उन्हें मिलाने वाली एक रेखा है ना, एक बिंदु अन्य बिंदु जो मिला रही है, वो जो 10,3 और 13,3, आपने तीनों दे रखा है। ये मध्य बिंदु नहीं है, मध्य बिंदु की दुनिया अलग है, उसकी कंसेप्ट यहीं से समझ में आएगी। तो ये जो दुनिया अब आपसे पूछ रही है कि किस अनुपात में विभाजित करेगी, अंतर करेगी, बाय करेगी, क्या करेगी, मैंने ये सभी नहीं दिया है। मैंने बस 2 बिंदु और एक जो सी, जो कितना अनुपात में काटते हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं। मैं अपने सुविधा के लिए, देखें, सुविधा बहुत सारी बहुत जरूरी है मैथ में। हम नॉर्मली क्या मान के चलते हैं, एम और इसे एन, ऐसा नो, ये ऐसे करते हैं तो ऐसे ये निकलता है। अब थोड़ी सी सोच के देखिए, थोड़ी सी फॉर्मूला को अगर हम जनरेट करके दिखाएं आपको, थोड़ी सी अगर हम सोचे तो, अगर सोच पाए तो सोचिए, नहीं तो फिर लास्ट पे है कुछ ना कुछ। मैंने कुछ ऐसा माना कि इसे मैंने एम पार्ट दिया और इसे मैंने एन पार्ट दिया, और मैंने इसे x1 माना और इसे y1 माना, इसे मैंने x2 माना और इसे y2 माना, ऐसा ना। मैंने देखा कि जब अगर अंतर विभाजन होती है तो C का नियामक जो आता है, ध्यान समझिएगा, बड़ा दिलचस्पी का है, ये उसके साथ जाता है mx2 होने और nx1 होने, बटा में प्लस n होता। ये किसका नियामक था, S का, यानी भुज था। ये कोटि क्या आता, m/2 + ny1 बटा में प्लस n आता। ये क्या था, कोटि आता, किसका, C का।
क्या एम और एन इसमें है? यस ऑफ कोर्स। मैंने बांटा क्या है? एम अनुपात एन। एम अनुपात बोले तो एम बटा एन, ऐसा ना। मैं ना ऐसा कुछ कर लेता हूं, इस क्वेश्चन को ऐसा समझ रहे ना क्या करना चाह रहा है। मैंने मान लिया, मैंने माना कि एम अनुपात एन है ना, हम इसको एम बटा एन मान लेते हैं और हमें पता नहीं है, इसलिए इसको हम क्या मान लेते हैं? के। मैंने क्या मान लिया? के। मैंने मान लिया कि एम अनुपात एन क्या है? के है। तो एम अनुपात एन क्या होता है? के। और के बटा 1 मान लेते हैं। ऐसा समझाए? समझना बड़ा दिलचस्पी है। एम को मैंने के और एन को मैंने एक मान के आसानी कर लिया, और मैंने एक टर्म निकाला कि एम बटा एन को मैंने के बटा 1 मान लिया नहीं। और कहने का मतलब हुआ कि एन अनुपात जो था मैंने के अनुपात 1 मान लिया, एक को 1 बना लिया ताकि मेरे पास एक ही अज्ञात मान हो और उसे निकालने में क्या आसानी हो। मैंने इसे मान लिया के, नहीं कुछ तो बटा 1 है, तो मैंने इसे के माना, तो उसको क्या मैंने माना? वही, क्योंकि एम था ये एन था, ऐसे मैंने के अनुपात एन में बांटा। अब अगर आप अंतर विभाजन लगाते हैं, ध्यान समझिएगा, अगर मैंने अंतर विभाजन लगाया, अंतर विभाजन का फॉर्मूला, अंतर विभाजन लगाया और हल करते करते के का मान जो आ गया माइनस में आ गया। अंतर विभाजन लगाए और के का मान किस में आ गया? माइनस में। नहीं समझे? देखिएगा, अंतर विभाजन आपने लगाया, फॉर्मूला यहाँ पे लगाओगे, लगाइएगा, और मान लीजिए के बराबर माइनस में आ गया, तो आपने जो लगाया था अंतर विभाजन का फॉर्मूला वो अंतर विभाजन नहीं था, है ना, माइनस आ गया। अगर आपको प्लस आ जाता तो अंतर विभाजन था। इसका मतलब ये जो होगा ये कौन होगा? बाह्य विभाजन। बस अंतर इतना है। अपने बाह्य विभाजन लगाया, नहीं समझे, अपने बाह्य विभाजन लगाया, बाह्य विभाजन लगाया और के का मान आपको फिर से निगेटिव मिल गया। इसका मतलब वो बाह्य विभाजन नहीं काट रहा था, वो कहाँ काट रहा था? अंतर विभाजन। तो दोनों एक दूसरे को उल्टा चलते हैं। अगर पॉजिटिव है तो कोई बात ही नहीं है भाई, वहां तो भाई फिर कुछ कहना ही नहीं है। के का मान मैंने पॉजिटिव निकाल ही लिया, तो वो तो ऑलरेडी जो मैंने चाहा वही निकला है, तो ये तो अंतर ही होंगे ना। इसका भी अगर के मैंने बाय फॉर्मूला लगाया पॉजिटिव आ गया, तो ये बाय ही होगा, मैंने जो चाहा वही तो आया है। निगेटिव आएगा तब सोचना है ना कि निगेटिव क्यों आया, निगेटिव में कैसे काटेगी? तो निगेटिव में तो कोई चीज काटेगी नहीं, क्या जीरो जीरो में नहीं बांट सकते, निगेटिव में क्या बांटेंगे हम, है ना। जो हम निगेटिव में नहीं, सॉरी जीरो में नहीं बांट सकते तो निगेटिव में कैसे बांट सकते हैं? तो कहने का मतलब ये होता है कि जो आपने माना था ना कि हमने अंतर विभाजन का फॉर्मूला लगा के अपने से हल किया था, वो एक्चुअली अंतर विभाजन का था नहीं। क्योंकि अगर अंतर विभाजन का रहता तो आप पॉजिटिव आता, निगेटिव आ गया, इसका मतलब आपको गलत थोड़ा सा किया, वो बाह्य विभाजन था, अब लिखे बाह्य विभाजित करती है, ऐसा ना। चलते हैं क्या, अगर हम इसको लाना चाहते हैं, ध्यान समझिएगा, अगर सिर्फ इसको लाना चाहते हैं तो क्या ये पूरा पार्ट एक्स है? इसके लिए ये सी एक्स और ये बाई, ऐसा नो। क्या करेंगे हम? यही तो एम था, ऐसे नो, और यही क्या था? एन। इसको इसको गुना, तो 4 गुना के 4 के, कब? जब एक्स लाना हो तब। सी में एक्स ला रहे हम, प्लस अंतर विभाजन से चल रहे थे, इस विभाजन से अंतर विभाजन से, इसको इसके साथ, 1 को 2 के साथ, क्योंकि यही तो एन है, प्लस के प्लस 1, ऐसे ना। अगर हमें बाय लाना हो, अलग अलग निकालते हैं दोनों को, दोनों सबको दिखाते हैं कि दोनों से मान के चलते हैं दुनिया कितनी आरामदायक है। अब बाय लाना, तो बाय लाना है तो क्या होगा? बाय बोलते तो ये दूर वाले के दूर से दोस्ती 5 गुना के 5 के प्लस 1 गुना 3, 3 हो जाएगा नॉर्मल, ये 2 गुना 1 2 हो जाएगा नॉर्मल, ऐसे चलते डायरेक्ट। अब बटा हम के प्लस 1, क्या आप सोच के देखिए, x बराबर 4 के प्लस 2 बटा के प्लस 1, यही चीज इतना जब करते थे तो ये निकलता था ना, ऐसा नो, इतना जब हम करते थे तो इतना ही निकलता था। कब? ये था क्या? सी बिंदु का, ये सी बिंदु निकालने का एक तरीका था, ये x1 y1, ऐसे नो। तो ये सी बिंदु की जब नियामक निकालने का तरीका था, अब मैंने x निकाला कितना? 10/3, इसी इतना करने के बाद यही तो निकलता था, यानी दोनों तो आपस में बराबर ही होंगे, ऐसे नो एस। अब यहाँ
तिरछा तिरछी गुना करना आता है आपको, तो के से गुना करिएगा, के प्लस 1 में 10 से बराबर 3 से गुना होगा किस में 4k+2। देखिए यहाँ हम हर स्टेप को दिखा रहे हैं, फिर हम थोड़ी स्पीड हो जाएंगे। इसके बाद 10 गुना के 10 के प्लस 10 से कम 10 बराबर 4 तिया 12 के प्लस 3 से गुना होगा तो 3 दूनी 6। अब एक जो अचर है, अचर तरफ चर वाले मिले हैं जो एक तरफ, ये 12 है ना, उसी के लेके चलते उधर, ये हो जाएगा 10 - 6, ये चला गया इधर, ये 12 के पहले था इधर, इधर 10 में था, ये उधर आ गया, इधर बच गया 4, इधर बच गया 2 के। अब 2 के बराबर क्या 4 नहीं लिख सकते, अब कॉस लिख सकते हैं। के बराबर क्या गया 2, नहीं कुछ तो बट्टा में 1, के बराबर क्या है 2 1। क्या के को आपने माना था ना m अनुपात n, के बटा 1 को, नहीं कुछ तो बट्टा में 1 ही है। अब कॉस, तो के अनुपात m को क्या m अनुपात n को 2/1 लिख सकते हैं। अब कॉस लिख सकते हैं। क्या माइनस में आया के, नहीं माइनस में के नहीं आया, यानी हमारा माना हुआ बात क्या था, सही था, हमने अंतर विभाजन चला, वो अंतर विभाजन में ही आया पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो बिंदु C है जो दिया हुआ है C का नियामक, वो अंतर विभाजित करते हैं, और कितना में 2:1 में, 2:1 में। इससे भी निकाल के दिखाते हैं। क्या बाई जब आप निकाल लेते C का, तो इतना प्रोसेस के बाद क्या निकाल देते बाई, इतना प्रोसेस करने के बाद इसके इससे इसका यही तो निकलता था, ऐसा ना। बाई कितना लाए थे आप 13/3, 5 के प्लस 3 बटा में के प्लस 1, तिरछा तिरछी मल्टीपल कीजिएगा ना, गुना कीजिएगा ना जी, बराबर 3 से आप गुना कीजिएगा तो 5 के प्लस 3 होगा। अब 13 के हो जाएगा प्लस 13 कम 13 बराबर 5 तिया 15 के प्लस 3 तिया 9। अब के को एक तरफ ले आते हैं, तो क्या ये 13 किधर रहते हैं, इधर प्लस में, इधर आ गया माइनस में, इधर 15 के पहले से था, इधर ले गए तो माइनस में, फिर 13 के हो गया, इधर 4 बच गया, इधर 2 के बच गया, यानी के बराबर 4/2 ही मिला जुला के। क्या 2/1 है, मैंने इसी को तो माना था के बराबर m अनुपात n, यानी 1 मानकर। क्या 2:1 नहीं आया, ये भी पॉजिटिव है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपको ये पूछे कि अब अंतर विभाजन था या बाह्य विभाजन कट कर रहा है, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, के का मान 2 आया, इसका मान 1 आया, ये तो ऑलरेडी मैंने 1 माना था, 2 ही तो आया। इसका मतलब हुआ कि m बराबर 2 था और n बराबर 1 था, इसके मैंने ये तो क्वेश्चन लेके चला था, ऐसा ना। तो इसका मतलब ये हो कि आप कोई एक ही चीज निकाल के हल कर सकते हो, दोनों से मान सेम ही आएंगे। मैंने ये दिखाया, मैंने क्या दिखाया, ये दिखाया कि आप दोनों से एक से निकाल लीजिए सिर्फ, या बाय निकाल लीजिए सिर्फ, या तो बाय को सिर्फ हल कर लीजिए, या तो एक्स को हल कर लीजिए। दोनों को हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कब, जब अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन पूछे तब, कि किस अनुपात में काट रही है, किस अनुपात में काट रही है पूछे तो अंतर विभाजन लगाया, अगर पॉजिटिव आ गया तो अंतर विभाजन था, अगर निगेटिव आ जाता तो क्या बाह्य विभाजन था। इससे हम बाह्य विभाजन मान के चलते हैं, ये जो है ना के अनुपात 1 है, वो जो बाह्य विभाजित करती है, बाह्य विभाजन करती है, मैंने ऐसा माना है कि करती है। अब इसे हम दिखाते हैं आपको, एक्चुअली दिखाना कुछ नहीं है, बाह्य विभाजन में सिर्फ माइनस हो जाता है, बट फिर भी हम दिखाते हैं। हाँ, ये बिंदु दिया रहेगा आपको, या कुछ कंडीशन दिए रहेंगे क्वेश्चन में, अगर कंडीशन रहेगा तो हम कंडीशन बताएंगे, देखते हैं। अभी तो हम अपने मन से लेकर आपको बस समझा रहे हैं कि किस तरीके से है, तो किस तरीके से हमें हल करना है। अगर मैंने बाह्य विभाजन से चलना शुरू किया तो क्या x लाने के लिए दूर वाले को 2 से दोस्ती कराएंगे, तो k गुना के 4 के और 2 एकम 2, मगर दोनों के बीच में किस होगा माइनस, -1 होता है, यानी k -1 होगा, कैसा ना। इसका मतलब x क्या था 10/3 ही तो था। मैंने अभी क्या बोला, या तो आप x सिर्फ निकाल लीजिए तो सिर्फ y निकाल लीजिए, दोनों निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको इच्छा है तो हम निकाल लेंगे, बट पहले देखते हैं 4k - 2 और k -1 बाय क्या कहेगी, बाय तो वही कहेगी दूर वाले के दूर से, यानी 5k, बस माइनस हो जाएगा 3 एकम 3 और नीचे भी k -1। मैंने बाय क्या लाया था 13/3 लाया ना, तो 13/3 5k -3 और बटा में k -1। अब आपकी दुनिया थोड़ी आसान है, करिए को ना।
10 गुना हो जाएगा k-1, मैंने क्या बोला था, तिरछा तिरछी, बराबर 4 गुना k-2, इसमें किससे गुना होगा, 3 से, यानी 10 के माइनस 10 बराबर 12 के माइनस 6, इन दोनों 6। अब एक तरफ ले आइए, तो -6 तो पहले से था, -10 इधर -10 था, इधर माइनस में, इधर आ गया तो प्लस में, इधर 12 के था प्लस में, इधर पहले से प्लस में इधर गया तो ये माइनस में, क्या -4 बचा, अब कॉस बचा होगा माइनस, 10 में से 6 जाएंगे बट चिन्ह किसका होगा, माइनस का, तो -4 बराबर 2 के, तो क्या k बराबर -4/2 नहीं, दो नहीं 4, क्या बराबर -2/1 नहीं है, देखिए तो माइनस में आया। तो ये मत कह दीजिएगा कि m अनुपात जो मैंने k अनुपात 1 माना था वो -2:1 है, नहीं, मेरा m अनुपात जो n था वो 2:1 ही आया। ये माइनस का जो साइन है, यह बतलाने आया कि आपने जो फॉर्मूला यूज किया वो गलत था, वो बाह्य विभाजन जो आपने लगाया वो बाह्य विभाजन नहीं होता, वो माइनस जब आया तो वो अंत विभाजन होते। तो माइनस साइन का चिन्ह यहाँ पे आपको -2/1 का बताने नहीं आता क्या, माइनस में क्या बांटेगा है, कौन सी बड़ी बात है जो 0 से छोटा बांटे, 0 से छोटा कोई चीज है जो बंटवारा कर सकती है, नहीं, माइनस में तो बंटवारा होने की संभावना ही नहीं है, माइनस एक नंबर है ना, हम सब सोचते हैं कि 0 से छोटा होगी तो माइनस होगी, उतना ऋण होगी उसके पास, क्या किसी चीज को बंटवारा 0 से छोटा कर सकते हम, नहीं कर सकते, ये तो बंटवारा कर रहा है ना, बजाय दोनों इतिहास ही है, किसी को कुछ दे रहा है किसी को कुछ। तो ये जो माइनस का साइन है वो आपको बतलाने आएगा कि नहीं, आपने जो फॉर्मूला यूज किया था ना, आपने अगर अंतर विभाजन किया था और फिर भी माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये जो बंटवारा कर रहा है वो अंदर नहीं कर रहा, वो बाहर कर रहा है ना, बाह्य विभाजन कर रहा है। इससे से भी आप देख लीजिए, आपको संतुष्टि हो जाएगी कि दोनों निकालना जरूरी है, एक से हो जाएंगे काम। मैंने 13 को मल्टीपल किया k-1 से और 3 को मल्टीपल किया 5 के -3 से, 13 के -13 बराबर 5 तिया 15 के -3 तिया 9, 13 के -13, ओहो एक ही लाइन को 4 बार क्या लिखना, डायरेक्ट कर लेते हैं ना, उसको उधर लेके चल जाते थे, इधर हो गया 15 के पहले से, इधर गया तो 13 के हो गया, इधर था माइनस में 13, इधर माइनस में गया तो प्लस में, -4 बचा, अरे वही दुनिया बचेगी भाई, हम बोले ना ऐसी कोई दुनिया नहीं जो मैथ में दिखती नहीं, हमें नहीं, जो हमसे बड़े बड़े हैं, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट है, आप एक स्टूडेंट है, हम भी कुछ ना कुछ जानने को जिज्ञासु हैं और आप भी एक जानने को जिज्ञासु हैं, तो हमसे बहुत अच्छे हैं जो कि जानते हैं। तो क्या यहाँ पर m अनुपात जो n है वो 2:1 है, यस नो, तो m अनुपात क्या है, 2:1। क्या ये माइनस साइन ये बतलाने आया है कि माइनस में बंटवारा है, नहीं, आपने बाह्य विभाजन लगाया था, जो गलत है वो कौन विभाजन होता, माइनस होता, अंतर विभाजन। तो आप कोई एक चीज का यूज कर लीजिए, या तो एक से निकाल लेते जाओ तो बाय, दोनों नहीं। कभी कभी कंडीशन क्या देते हैं, देखिए कभी कभी ना बिंदु का नियामक देते ही नहीं, मैथमेटिशियन थोड़ा जो होते हैं अलग सोचते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन बनाने वाले मैथमेटिशियन हो या नहीं हो ये हमें नहीं पता, बट क्वेश्चन बनाने वाले कुछ तो थोड़ा अलग सोचते हैं, वो आपको सी का नियामक नहीं देंगे, वो इस तरीके से कंडीशन दे देंगे। क्या कंडीशन देते पता है, कि जो बंटवारा कर रहा है ना, जो बिंदु दो रेखाखंड को बांट रहा है, सॉरी दो बिंदुओं से बनने वाले रेखाखंड को बांट रहा है ना, वो मूल बिंदु है, वो मूल बिंदु से गुजर रही है, तो मूल बिंदु का मतलब 0, अपनी भाषा में बोलेंगे, नहीं समझे, वो बोलेगा कि जो सी है, जो ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को काट रही है, किस अनुपात में काट रही है मुझे नहीं पता, बस वो मूल बिंदु से गुजर रही है, तो बताइए कि वह जो बिंदु है या उस रेखाखंड को किस अनुपात में बांट रहे, किस अनुपात में बांटे, तो हमेशा के अनुपात बनवानी है। 0 देवता का है ना, मूल बिंदु है तो x निकालिए तो बाई, यानी ये पूरा कहानी क्या हो जाएगा 0, और जैसे x का मान क्या है, x भी 0 और y भी 0, तो दुनिया तो भाई 0 पर चलेगी ना, ये लीजिए 0, जैसे आप मल्टीपल कीजिएगा एक का तो कहानी खत्म। देखिए 0 गुना समथिंग 0 बराबर 4 के -2, ये आया तो हो जाएगा 4 के बराबर 2,
तो k बराबर 2/4। ये देखिए k बराबर क्या है, ऊपर में 1/2 यानी m अनुपात n, यानी कहने का मतलब है कि 1:2, यानी ये एक पार्ट में है, ये 2 पार्ट में बटा। यस, क्वेश्चन है, मूल बिंदु से गुजर गया भाई, मूल बिंदु से गुजर गया तो मूल बिंदु का नियामक हम जानते हैं क्या होता है, 0,0। कभी कभी क्वेश्चन कर देंगे आपसे, क्वेश्चन इसी में बहुत सारे हैं, मैं बता रहा हूँ सुनते जाइएगा। कभी कभी क्वेश्चन कर देंगे कि नहीं, जो रेखा पार हुई है ना, जिस बिंदु पर वो, जिस बिंदु को किस में की है जो हमें नहीं पता, बट जो विभाजन की है, जो विभाजन की है वो है ना बाई अक्ष पर है। किस अक्ष पर है, बाई अक्ष पर है। अब सोचिए कि अगर कोई चीज बाई अक्ष पर है तो क्या वो एक्स पर है, नहीं, अनेक्स का नियामक उसमें क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे मान लेंगे कि 0, बाई, क्योंकि ये कहाँ है, बाई अक्ष पर। अगर कोई चीज बाई अक्ष पर है तो वहां पे एक्स का नियामक क्या हो जाएगा, 0। अगर कोई एक्स अक्ष पर है, नहीं समझाने के लिए थोड़ा सा फिगर पढ़ना होगा, तो ये क्या हो गया, 0। अब इसके मार के चल दीजिए, आ जाएगा, है ना। तो कभी कभी इस तरीके से पूछते कि एक्स अक्ष पर है, बाई अक्ष पर है, तो अगर एक्स अक्ष पर है तो एक्स अक्ष पर तो है ना भाई, एक्स अक्ष पर आप हैं, तो एक्स अक्ष पर है तो 0 कहां से, अब बाई अक्ष पर नहीं है, इसका मतलब बाई क्या हो जाएगा उसमें, 0। अगर आप बाई अक्ष बोल रहे हैं कि बाई अक्ष से गुजरती है या बाई अक्ष पर स्थित है, तो बाई अक्ष पर तो आप ऑलरेडी हैं, इसका मतलब आप कहां नहीं है, एक्स अक्ष पर नहीं है। इस तरीके का कंडीशन रहता है, बन जाएगा। तो मैं भी क्या बहुत लो सोच रखते हैं, मैथ नहीं, समझ जाना एक अलग चीज होती है, बन जाना एक अलग चीज होती है। आप बना कितना रफ्तार में रहे वो मायने रखते, समझ कितना रफ्तार में रखें वो मायने नहीं रखते। कोई है एक ऐसा कछुआ खरगोश, आप कहानी जानती है, मेहनत जो लगातार करते वही जीतते हैं। अगर तेज चलने वाले लगातार मेहनत करें तो वो जीत जाएंगे, वो आलस्य दिखा दिए तो वो फिर हार जाएंगे, ऐसा ना। तो आप समझ रहे हैं ये मायने नहीं रखती है, आप क्वेश्चन को हल कितना कर रहे हैं वो मायने रखते हैं। कंसेप्ट समझना कौन सी बड़ी बात है, एक दिन में 2-3 चैप्टर का कंसेप्ट समझ लेंगे हम, नहीं समझे, 1-2 दिन में बहुत सारे कंसेप्ट समझ लेंगे। क्या कंसेप्ट समझने, अगर मैथ बन जाती तो सब कंसेप्ट समझ के इतना फिर मैथ का प्रैक्टिस क्यों। मैथ समझने के लिए बहुत अच्छी बात है, बट सबसे ज्यादा, उससे भी ज्यादा है प्रैक्टिस। पूरी को बनाने के लिए हम समझ लेते हैं कि ऐसे है, वो ऐसे जलाना है, आटा को गूंथना है, ये करना है, नमक डालना है, पूरी में छानना तलना है। क्या समझ लेने से उतनी आसान पूरी बन जाती है जितनी आसान तरीके से हम समझ लेते हैं, नहीं। पूरी को जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो गूंथ नहीं लेते हैं, क्या, अरे बिना प्रैक्टिस के तो हम आटा नहीं गूंथ सकते बढ़िया से, पूरी तो दूर की बात है। आप आटा तो गूंथ ही नहीं सकते, पूरी बना लेंगे। तो समझना एक अच्छी बात है कि आपने समझ लिया, इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है, बट आप जब तक प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको क्या पता कि वो स्टेप को हल करने में कितनी समस्या, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ऐसे नो। यस, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। कंसेप्ट ना भी याद रहे ना, तो प्रैक्टिस इतनी एक ऐसी चीज है कि ना भी कंसेप्ट है तो भी आपको पता है कि इसके बाद ये स्टेप है, अब इतनी हार्ड होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। देखिए हम कभी पूरी उड़ी बनाए नहीं है, बस बता रहे हैं, देखते हैं तो क्या क्या है। ये मत समझ लेंगे कि हम पूरी बना रहे हैं। मेरे घर में माँ है, कुछ खाने का हो तो माँ बना लेती है, सबके घर में माँ है, सबको बना के देती होंगी, ऐसी बात थोड़ी ना कि सिर्फ मेरी माँ है। जिससे मैंने बोला एक्स और वाई का कंसेप्ट समझेगा, कभी कभी पूछ बैठते हैं। ये मैंने बोला ना, बहुत सारी टॉपिक होती हैं जो ध्यान से हट जाती है। अब मैंने बोला ये जहां से गुजरे वो क्या कराए, मूल बिंदु। जहां से कोई जो शुरू करे वो तो मूल बिंदु ही है ना, 0,0। ये एक्स अक्ष है आपकी लाइफ का, सॉरी नियामक की लाइफ का। और जब आप नियामक में हैं तो समझिए कि आपके भी लाइफ का एक्स अक्ष हो ये भी, और ये वाई अक्ष। अब क्या है ना कि हम बोलते हैं एक्स अक्ष का समीकरण, मैंने यहाँ चला 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, मैंने इसका नाम रखा, समझिएगा। अरे मजा है, मैथ एक बार समझिए तो सही, उसके बाद फिर कोई सजा नहीं है। हाँ बट हाँ, बिना प्रैक्टिस का सजा ही है। आप कितने अच्छे मैथ में उससे मायने नहीं रखता, कितना समझदार है वो मायने नहीं रखता, आप कितना प्रैक्टिसदार है वो मायने रखते।
कभी कभी एक इंजीनियर फेल हो जाता है एक अनपढ़ मिस्त्री के सामने, क्योंकि उससे एक्सपीरियंस है ये काम यहाँ से ऐसे होता है तो ये खराब होता है और ऐसे होता है तो ये खराब होता है। एक्सपीरियंस। पढ़े लिखे मायने नहीं रखते हैं हर जगह, हर क्षेत्र में पढ़े लिखे मायने अगर रखते तो नहीं समझे। एक ड्राइवर भी पढ़ा लिखा ही होता है तो एक्सपीरियंस मायने रखती है। एक मिस्त्री जो घर बनाता वो भी पढ़ा लिखा होना चाहिए था, बट एक्सपीरियंस उनके पास। समझिए, मैंने इसका नाम कुछ और रख दिया, पी रख दिया, क्यू रख दिया, आर रख दिया, एस रख दिया, इसका टी रख दिया। ये एक्स अक्ष का समीकरण है, एक्स अक्ष पर है तो एक्स अक्ष का समीकरण है। अरे समझिए ना, मजा आ जाता है हमारे। ये बाई अक्ष का समीकरण है, बाई अक्ष। क्या समझ रहे? मैंने बोला कि मैं ए पर हूं, ए बिंदु है मेरा, ए। तुमने क्या कहोगे? ए तो इसी पर लाइन पर है ना, एक बिंदु यहां है, ऐसे करके मैंने देखा, जिसका नाम है, मैं मान लेता हूं सबसे अच्छी चीज, इसका नाम है एन। क्या है? एन। एन के बारे में अगर आपको पूछे तो आप क्या कमेंट करेंगे कि भैया ये मूल बिंदु से है ना, मान लेते हैं कि ये 4 है और ये 5 है, तो ये 4,5 पहले एक्स फिर वाई। मूल बिंदु से ना 4 कदम एक्स की तरफ गया, फिर यहाँ आया, उसके बाद 5 कदम यहां से कहा गया, वाई की तरफ गया। पहले चला 4 कदम एक्स की तरफ, फिर ऊपर वाई की तरफ गया, ये एन में मैं पहुंच गया। अगर मैं एक्स के ए के बारे में पूछूं तो आप ए के बारे में क्या कमेंट करेंगे? भैया एक डिग गए एक्स तरफ, ना तो हम ऊपर गए हैं ना तो हम नीचे आए। अगर ऊपर नीचे जाते तब तो एक्स की वाई की तरफ आते हैं। मैंने बी पर गया, बी से पूछा, बोल रहा मैं बी पर ही है ना, एक्स पर ही हूँ। सी पर गया, ओ भी एक्स पर है। डी पर गया, ओ भी एक्स पर है। ई पर गया, ओ भी। बोल रहा हम तो इसी लाइन पर है, ना हम ऊपर जा रहे ना नीचे। बट एन बोल रहा ना हम ऊपर में है, आपसे 5 कदम ऊपर में है, यानी आपसे 5 कदम की बाइक दूरी पर है। हाँ, ये चीज से पूछा तो बोला ना हम इधर गए ना हम इधर गए, एक दिन हम गए ही नहीं, हमारी कोई दोस्ती ही नहीं है। एस से पूछा तो बोला हम बाएं तरफ 2 कदम आए हैं, एक से हमारी कोई दोस्ती नहीं है, ये मान लीजिए बाएं और ये मान लीजिए एक्स है। मैंने बाएं की तरफ बढ़ा, ये ना इधर गया ना उधर गया, गया ही नहीं, इधर ही हूँ, ऐसे पे चल रहा हूँ। तो क्या मैं हमेशा तो बाएं पर ही चल रहा हूँ? अगर ऐसा कोई चल रहा है तो हमेशा एक्स पर चल रहा है, क्या इधर कभी आया? नहीं। इसका मतलब हुआ कि अगर एक सच पर है तो एक सच पर तब होगा जब बाय बराबर क्या होगा? 0। अगर बाय अक्ष पर है तो एक्स बराबर क्या होगा? 0, क्योंकि एक्स तरफ जाएगा ही नहीं। वही बोलता है एक्स अक्ष का समीकरण बाय बराबर 0 और बाय अक्ष का समीकरण होता है एक्स बराबर 0। समीकरण का मतलब क्या? कि आप बाय अक्ष का समीकरण क्या हुआ? तो बाय पर चल रहे हैं, कुछ भी रखिए बाय मिलेगा, बाय मिलेगा, एक्स मिलने की चांस ही नहीं है। इसका मतलब एक्स क्या है? 0 है। तो ये हुआ एक्स अक्ष का समीकरण और बाय अक्ष का समीकरण। आप गए नहीं तो आपका मान क्यों हो जाएगा? एन दोनों तरफ है, एक्स भी और वाई भी, दोनों की तरफ है। पहले चला 4 कदम ऐसे, फिर यहाँ था, फिर यहाँ से बाई कदम चला 1 2 3 4 5 कदम बाई की तरफ। तो ये था क्या? एन। मगर टी एस आर पी क्यू जो है या एबीसीडी है वो एक्स और वाई पर स्थित है, ऐसा एस। तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, हमारे तरफ से हर एक चीज की क्वेश्चन करा दी गई है, फिर भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इसे ध्यान से समझते रहें और बनाते रहें। भारत माता की जय। धन्यवाद।